Now try to understand. The question is, Nishi has 5 coins, each of the different denominations. Find the number of different sums of money she can form. तो पहले तो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। निशी के पास 5 सिक्के हैं और अलग अलग, कोई 5 का सिक्का हो सकता है, कोई 10 का सिक्का हो सकता है ना, अगर पॉसिबल है तो कितने, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी शी कैन फॉर्म, मतलब कितने 5 के कितने कितने कॉइन हो सकते हैं, टोटल उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो अगर मेरे से पूछो अगर आप, तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ वेज शी सेलेक्ट्स वन और मोर कॉइन्स, उसी के इक्वल होगा कि नहीं, बताइए। जो निशी के पास, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, निशी हैज 5 कॉइन्स, each of the different denominations, find the number of different sums of money she can form. So what does it mean, find the number of different sums of money she can form? So it actually means कि आपको टोटल 5 में जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, वो जितने तरीके से वो सेलेक्ट कर सकती है उतने ही सम्स ऑफ मनी होगा। तो I repeat once again, the number of different sums of money at second form is equal to the number of ways she selects one or more coins. Let me write number of, बाद में भूल जाओगे, number of different sums of money she can form. Number of different sums of money she can form is equal to the number of ways she selects, one or more coins. She selects one or more coins. इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो एक क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि 5 में से कम एक सिक्का उसने सेलेक्ट किया, एक तरीका होगा, एक टोटल सम निकालना है, जितने तरीके से सेलेक्ट, तो 5 में से एक हो सकता है कि 5 में से 2 सेलेक्ट किया है कि नहीं, फिर हो सकता है कि 5 में से 3 सेलेक्ट करें, फिर 5 में से 4 सेलेक्ट करें, 5 में से 5 सेलेक्ट करें। तो देखो एक चीज ध्यान में देना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये आप तो एक इंडिविजुअली निकाल सकते हो, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 की वैल्यू, वैसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, वो बाइनोमियल में प्रूफ के साथ में मैं वो बताता हूँ, बाइनोमियल में, बाइनोमियल थ्योरम जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो आई गिव द प्रूफ। एक फॉर्मूला ऐसे होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहां तक, NCN तक है, तो इसका वैल्यू 2n हो जाता है, 2n हो जाता है। समझ में आया क्या? इसका प्रूफ में बहुत ही यूजफुल है, ये हमेशा हर जगह यूज होता है, तो इसका प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाऊंगा तो वहां पे दूंगा कि 2n आता है कैसे, अभी मैं बताऊंगा तो नहीं समझेगा। तो ये फॉर्मूला फिलहाल के लिए आप ध्यान में रखें कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN इक्वल टू 2n। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, अब इसका वैल्यू लिखना है आपको टोटल, तो 2⁵ कब होता सर, 2⁵ कब होता, जब इधर 5C0 होता, तब ना हम
2/5 लिख सकते थे, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम कर लें, अब अगर 5c0 प्लस 5c1 प्लस इतना इक्वल टू 2/5 होता, तो 5c0 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? चलो जाने दो, 5c0 ऐड किया, समझ में आ रहा है क्या? 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2, अगर 5c0 की वैल्यू 1 होती है सर, है ना, तो 1 ऐड करके इसकी वैल्यू 2/5 होता, लेकिन 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 इधर सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5 माइनस 1, मतलब 32 माइनस 1 31 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्चुअली ये हो गया ना NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN इक्वल टू 2/n माइनस NC0। तो NC0 1 होता है, वही वाली फॉर्मूला यूज कर लिया, 31 आ गया। तो ये काफी पावरफुल टूल है, पावरफुल फॉर्मूला है। NC0 प्लस NC2 बार बार आप कब तक निकालते बैठेंगे, है ना? जैसे 10C1 से लेकर 10C0 से लेकर 10C10 तक आ गए तो 2/10 हो गया आंसर। तो ये ध्यान में रखिए और यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो आंसर विल बी 31। समझ में आया क्या, बताओ, क्लियर है क्या? ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर्स n इक्वल टू 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 7, 7 का पावर 9, which are perfect squares, right? तो कैसे सॉल्व करेंगे? n इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 9। परफेक्ट स्क्वायर से पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है दे शुड बी लाइक परफेक्ट स्क्वायर्स। कितने ऐसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो सिंपल सी बात है कि हमने बताया था कि जो डिवाइजर है वो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारे जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिया है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, है ना, तब तो पेयरिंग करके आप, तब तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं बात करूं 2 का, तो 2 का पावर 3 है, तो 2 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 कैन बी टेकन एज 2 वेज, बिकॉज 3 तो पेयर में नहीं होगा, इवन नंबर है नहीं, तो या तो 2 का पावर 0 मैं ले लूं या तो 2 का पावर 2 ले लूं, यही तरीका है। तो इसके लिए कितना हुआ? 2 वेज। फिर 3 के बारे में अगर सोचो तो 3 का पावर 3 है, तो यहाँ पे या तो मैं 3 का पावर 0 या तो 3 का पावर 2, है कि नहीं? और या और 3 का पावर 4 भी ले सकता हूँ ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 का पावर 5 है क्वेश्चन में यहाँ पे गलती से, लेकिन आपका आंसर कैसे आ गया शुभम? यहाँ तो 3 का पावर 5 होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5। तो 3 की पावर 5 के लिए हम 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 ले सकते हैं। 5 का के लिए 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, 5 का पावर 4 एंड 5 का पावर 6, ये ले सकते हैं चारों में से कुछ भी। बच्चा 7 के बारे में, 7 के बारे में तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 का पावर 0, 7 का पावर 2, 7 का पावर 4, 7 का पावर 6, 7 का पावर 8। इतने सारे, these are the possibility which we can take। अगर पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जो कि डिवाइजर है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? ये 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हो गया, अगर मैं बात करूं टोटल जो पॉसिबिलिटी हो गई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा 6, 5 जा 30, 4 जा 120। तो 120 जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है।
तो 120 जो है 120 इतने नंबर्स हैं, 120 जो है इतने डिवाइजर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर है क्या बताइए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? गुरुकुल बॉयज, कांचन, रानी, समझ में आया क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, distribution of n identical objects, distribution of n identical objects in r different boxes, in r different boxes if empty boxes are not allowed. मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। मतलब जैसे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसको r डिफरेंट बॉक्स में बांटना है, और ये क्वेश्चन में दे दिया गया कि अगर एम्प्टी बॉक्सेस में हर बॉक्स में कुछ ना कुछ तो भरना ही है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है n-1 नंबर ऑफ वेज, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, n-1 CR-1, ठीक है? अब होता क्या है कि ऐसे बताते हैं, इसको अलग अलग लॉजिक दे सकते हैं, बट इसको याद रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? n ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट बॉक्स में भर देने का, और एम्प्टी बॉक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या हो गया? n-1 CR-1, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब लॉजिकली अगर देखो दिमाग में, सर n-1 CR-1 कैसे आ गया, है ना दिमाग में क्वेश्चन? सर ये फॉर्मूला जो है n-1 CR-1 कहां से आया? तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आप ऐसे कंसीडर करो कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले लिया, n जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है? अब मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमने स्प्रेड आउट कर दिया, ये यही फॉर्मूला है, लेकिन मैं थोड़ा एक लमसम एक आइडिया दे दूं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया। तो मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से रखा गया है, अब हमको क्या r बॉक्स में ना, r डिफरेंट बॉक्स में उसको भरना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है r डिफरेंट बॉक्स में। तो आप बताओ r ग्रुप फॉर्म होने के लिए हमको r-1 पार्टीशंस रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक कपड़े को दो भागों में बांटना है, तो सीजर कितने बार? एक बार कट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर 3 भाग में डिवाइड करना है कपड़े को, तो 2 बार कट करना पड़ेगा। तो वैसे ही r डिफरेंट बॉक्सेस है, r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या मुझे r-1 पार्टीशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। इतना तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, इतना तो समझ में जरूर आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, अगर एक कपड़ा का टुकड़ा है मान लो, और उसको मुझे 2 भाग में डिवाइड करना है, तो एक बार सीजर, जब एक बार कैंची वहां पे लगाना पड़ेगा। 2 भागों में डिवाइड करना है तो हमको 2 बार वहां पे कट करना पड़ेगा। वैसे ही हमको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन r डिफरेंट बॉक्सेस है। r डिफरेंट बॉक्स में करने के लिए क्या हमको r-1 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और उसमें भी है कि एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। तो हम जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है,
जो भी फर्स्ट बॉक्स होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड में ये नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं लगाएंगे, ना ही राइट साइड की में पार्टीशन हम लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो टोटल इस तरीके से अगर देखोगे तो टोटल जो गैप होगा वो n-1 गैप होगा, और n-1 गैप में r-1 पार्टीशन को रखा जाएगा। इस तरीके से हमको r-1 गैप जो है n-1 गैप से सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा दैट विल बी n-1 cr-1. So this is the number of ways of distributing of n objects in r boxes if empty boxes are not allowed. तो n-1 cr-1, ये चीजें समझ में आई क्या? ये चीजें समझ में आई क्या? If empty boxes are not allowed, मतलब हर बॉक्स में कम से कम एक एक तो ऑब्जेक्ट्स तो रख ही सकते हैं, ये कंसेप्ट से खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया n-1 cr-1. Is this clear to everyone? Guys, ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक जेई में पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछे जाते हैं, बट लाइक बिट सेट हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, ये सारे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? इतना इतना क्लियर है क्या गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बता दो, क्लियर है क्या? सोचना है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आर डिफरेंट बॉक्स में डिवाइड करना है, एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताइए नहीं क्लियर है, क्लियर है तो भी बताइए क्लियर है, प्लीज फास्ट। बताओ भाई, अपने को बहुत आगे तक जाना है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब इसी को अब जरा एक चीज जरा ध्यान देना, ठीक है? अब कभी कभी इसी क्वेश्चंस को ना चेंज करके देखो कैसे घुमा कर पूछे जाते हैं, आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से ट्विस्ट किए जाते हैं। इसी चीज को अगर मैंने एक फार्मूला बना दिया, मान लो ये नंबर ऑफ, चलो पहले दूसरा बता देता हूं, फिर वो एक बार मैं बता दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n identical objects distribution of n identical objects in r different boxes if empty boxes are allowed. If empty boxes are allowed, मतलब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और r डिफरेंट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें एक जो कुछ बॉक्स है खाली भी रह सकते हैं, ऊपर वाले में बॉक्स खाली नहीं था, ठीक है? तो बात तो वही हो गया, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और r-1 आइडेंटिकल पार्टिसिपेशन में हमको डिवाइड करना है, तो वो तो ऑटोमेटिक एम्प्टी बॉक्सेस का दे विल टेक केयर ऑफ। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? n प्लस r-1 cr-1। एक्चुअली अभी तक अभी एक क्वेश्चन इस पे देने वाला हूं, वो चीजें समझना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू r डिफरेंट बॉक्सेस इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, ठीक है? तो n प्लस r-1 cr-1 फॉर्मूला आ गया।
इसको लिख लें। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखता हूं कि कितने लोग पकड़ पाते हैं। Find the number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus z equal to 10। तो यहां पे लाइट गई थी, ओके ओके, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अब इसमें क्या है, मतलब कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारा हर चीज, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आप देख रहे होते हैं यहाँ पे जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, नाइन हो सकता है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज। बट नॉन नेगेटिव क्यों दिया है, इसका मतलब है कि जीरो भी इंक्लूड है। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे पता है, नॉन नेगेटिव के केस में, नॉन नेगेटिव के केस में ये वाली फॉर्मूला, इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। एम्प्टी बॉक्सेस मतलब क्या, जीरो भी आ सकता है उसमें, है कि नहीं। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, ये 10 को ये तीन ग्रुप इस तरीके से डिवाइड करे, है ना, अगर जीरो भी अलाउड है तो क्या आपको नहीं लगता है कि यही वाले जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला बन गया। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब 10 हो गया टोटल, उसको आर डिफरेंट बॉक्सेस में, मतलब 3 बॉक्स में जब जीरो अलाउड हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, क्योंकि नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी आ सकता है। तो हमारे सर बताया करते थे कि टोटल 10 है ना, और बोलते थे कि एक दो कर लिया करो। तो देखो अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 प्लस आर, आर मतलब क्या, जितने वेरिएबल हैं, तो 12C2 हमने, ठीक है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 12C2। तो हमारे सर बताया करते थे कि इसमें मान लो बड़ा सिंपल चीज कि 10, ये एन प्लस आर किसी को ऐसे बात बताते थे सर, ये दो है, दो प्लस है, तो 10 प्लस 2 12C और 2 NCR बताते थे। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। टोटल क्या हो जाएगा, एन मतलब क्या, टोटल जो 10 है सम है, आर मतलब क्या, जितने वेरिएबल्स हैं, माइनस वन। गाइस समझ में आ रहा है क्या, तो 12C2 आंसर हो जाएगा इसका। आ रहा है समझ में कि नहीं, देखो वही फॉर्मूला, लेकिन आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख रहे हो ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विल बी 12C2। इसका फॉर्मूला बता दिया, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। आया क्या समझ में, बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो ना, अंडरस्टूड और नॉट।
सच्ची सच्ची बताओ, समझ में आया क्या? सर आपने फॉर्मूला कैसे यूज किया? वही फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सर जी ये ना ऐसा है, ये इक्विवेलेंट है। जब क्वेश्चन में जब बोला गया है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x plus y plus z equal to 10, तो ये फॉर्मूला उसी के इक्विवेलेंट है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into r different boxes if empty boxes are allowed। समझ में आ रहा है क्या? ये जो क्वेश्चन जो है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी इंक्लूड है, इसलिए नॉन नेगेटिव दिया हुआ है, नहीं तो वो पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दिया हुआ। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो जरा ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब जीरो भी इंक्लूड है। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया ना कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स, समझने की समेशन है, मतलब तीनों मिलकर 10 हो रहा है, इनटू 10 ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे इन इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस। यहाँ पे आर डिफरेंट बॉक्सेस का मतलब कितना है? 3 बॉक्स है, 3 वेरिएबल है। इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड मतलब क्या हो गया? एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड वाली कौन सी, वही फॉर्मूला की यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक में जीरो भी, एक्स वाई जेड को मान लो बक्सा ले लो, एक्स में जीरो भी तो डाल सकते हैं, इसीलिए ये वाली फॉर्मूला यूज किए हैं, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अभी अभी एक फॉर्मूला दूंगा क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये यूज हो। So that's why I use this formula n plus r minus 1 c r minus 1। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, जल्दी बताओ। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। शुभम क्लियर है क्या? शुभम क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग इसको लिख ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equal to 12। ये तो बड़ा आसान है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि जीरो नहीं आ सकता, मतलब 12 को 3 ग्रुप में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि 3 बक्से में, जो कि नाम है बक्से का एक्स वाई जेड, ताकि एक भी बक्सा खाली नहीं रहे। उसका तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था। नंबर तो ये इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, कौन से फॉर्मूला की इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये n माइनस वन सी आर माइनस वन। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव integral solutions, number of positive integral solutions of the equations x plus y plus z equal to 12 is n minus 1 c r minus n की वैल्यू डाल दें। n की जो वैल्यू है 12 है, r की वैल्यू तो मतलब कितने बक्से हैं? 3 है, 11c2। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 9, तो 55 आ जाएगा। और ये हो गया आंसर। लिख लीजिए, समझ में आया तो बताइए, समझ में नहीं आया वो भी बताइए, है कि नहीं?
Find the number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus z plus 2w. 2 times of w equal to 20. ठीक है, चलो देखते हैं। तो अलग अलग केसेस, इक्वेशन अगर ये है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इक्वल टू 20, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो इफ w इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, तो इसके लिए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। बढ़िया, तो 22c2 आया ना? अगर w का वैल्यू 0 आया तो इतना होगा कि नहीं, ये बता दो। ये होगा। अच्छा, अब मान लो w का वैल्यू 1 हो गया। अगर w का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 20, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18। फिर इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 20c2। समझते रहे बड़े ध्यान से। इफ w इक्वल टू 2 आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 16 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, मतलब 18c2 एंड सो ऑन। w की वैल्यू कहां तक जाएगी सर? 20 चाहिए, तो 10 रखना पड़ेगा। इफ w इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तब होगा x प्लस वाई प्लस जेड। 10 के लिए कितना आ जाएगा? 10 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 10 रख दिया मान लो यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा ना। अब इस केस में इसका नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 0 प्लस 3 माइनस 1, एम आई राइट? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 2c1। सही है क्या, ये बताओ? इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो पूछा जा रहा है, तो जोड़ दो आप, और क्या? 22c2 प्लस 20c2 प्लस 18c2, यहाँ पे 2 आएगा है ना, 2c2 आ जाएगा, 2c2 है ना। कहां तक आएगा? एंड सो ऑन, कहां तक आएगा? इसके पहले क्या आएगा? 4c2 और फिर प्लस 2c, यही आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या फ्रेंड्स? डिड यू गेट इट और नॉट? उम्मीद है कि समझ में आया हो, उम्मीद है कि समझ में आया हो। बताइए, कुछ डाउट से कोई प्रश्न है मन में तो पूछ लिया जाए। क्लियर है? लिख लें, इसको लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w लेस देन और इक्वल टू 20। बहुत ही ऐसी आईआईटी पूछ लेता है,
ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इधर उधर से घुमाकर पूछ लेते हैं, बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है इज इक्वल टू के लिए बताया था, इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटी। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 20। हम अब मतलब क्या है 20 से या 20 से कम तक के लिए पॉसिबिलिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 20 करना होगा तो हम इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस, मान लो मैंने t ले लिया और इज इक्वल टू 20 कर दिया, और यहाँ पे एक कंडीशन एक हमने डाल दिया, जो t की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो वो जो इनइक्वालिटी थी, अब इसके जितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा उतना ही होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 20। हमने क्या किया कि प्लस टी एक ऐड कर दिया, प्लस टी एक ऐड कर दिया इज इक्वल टू 20। तो अब इसके जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा उतना ही इसका होगा। इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, देखो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n की वैल्यू 20, r की वैल्यू 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 24 सी 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? यही तो है प्रैक्टिस, यही तो है संघर्ष डियर। जब तक ये मेहनत, अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग एंगल से सोचना जब पसंद करोगे ना तो लगेगा ओ, फिर जो WOW वाले जो शब्द आई है तब लगेगा वाह। चलिए एक और क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, पहले इसको लिख लें और कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो बताइए कि क्लियर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, इसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 60 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 60 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ। तो 230 15 हो जाएगा और 3 into 5, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 into 3 into 5, ध्यान देना, ठीक है, 2 का पावर 2 into 3 into 5। अब हमको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना किसको है, किसका, तो x1 x2 x3 इक्वल टू 60, इसका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, इसका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। फ्रेंड्स एक चीज जरा ध्यान में देखो, हम x1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, x1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, कैन आई राइट, मान लो यहाँ पे 2 का पावर p1 इंटू 3 का पावर q1 इंटू 5 का पावर r1। एक तरीका ये हो गया लिखने का। x2 को किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, वैसे x2 के लिए भी लिखा जा सकता है ना, 2 का पावर p2 इंटू 3 का पावर q2 इंटू 5 का पावर r2। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही x3 को लिखा जा सकता है 2 का पावर p3 3 का पावर q3 और 5 का पावर r3। अब अगर आप ध्यान देते हो इसका मीनिंग क्या है, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स बताइए, p1 प्लस p2 प्लस p3 क्या होगा, 2 का पावर यहाँ पे 2 है ना, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 2 होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही तरीका है, और क्या होगा। फिर q1, ध्यान से देखना, लिखना मत, पहले समझ लें, p2 प्लस q2, अच्छा q के बारे में, जी हाँ, तो q1 प्लस q2 प्लस q3
कितनी होनी चाहिए? Q की जो पावर है, मतलब 3 की जो पावर है वो क्या है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पावर 1 है तो 1 होगा। अब देखो, इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दो, इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन सॉल्व। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, तो कैसे? देखो, इसका जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा 1 के लिए, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, एकदम ध्यान से समझना है। तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता था? n प्लस आर माइनस 1, बहुत ही बढ़िया, सी आर माइनस 1, मतलब 4c2, 4c2 आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? n प्लस आर माइनस 1, सी आर माइनस 1, 3c2, कितना आ जाएगा? 3c2। एंड व्हाट इज 3c2? व्हाट इज 3c2? बताओ बताओ। 3 आ जाता है ना। और थर्ड इक्वेशन का नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन n प्लस, यही तो आएगा, ये भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पॉजिटिव सॉल्यूशन विल बी 4c2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 4c2 6 हो जाता है, तो 3 3 जा 9, 6 जा 54। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन जो होगा वो 54 होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन जो होगा वो 54 होगा। जम रहा है क्या? समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? बता दो एक बार, समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताइए। ये सब क्वेश्चन करने से होता है क्या ना, कि आपका देर से लगता है ना कि दिमाग बढ़ गया, है ना, सोचने की जो क्षमता होती है, ऐसे लगता है कि वो बढ़ गया, राइट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा एक चैप्टर है, वैसे ही कैलकुलस जब अपन चालू करेंगे वैसे ही लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन आ गया वो 54 हो गया। आइए एक बार फिर से समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे x1, find the number of positive solutions of the equations x1 x2 x3 equal to 68, x1 x2 x3 equal to 68, तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 60। तो कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे फ्रेंड्स? यही तो पूछा जा रहा है अपने से, कितने होंगे? लाइक 1 into 2 into 6, 6 into 2 into 1, 6 1 2, लाइक 6 1, इस तरीके का। हमने क्या सोचा कि सबसे पहले 60 का प्राइम फैक्टर निकाला, तो मुझे क्या मिला? 2 का पावर 2, 3 into 5। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा 3 नंबर्स है, तो हमने x1 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, x2 को कैसे लिखा जा सकता है, x3 को कैसे लिखा जा सकता है? आखिर तो 2 3 5 का ही पावर है कि नहीं? व्हाट आई थॉट कि x1 को अगर 2 का पावर p1, तो 3 का पावर q1, 5 का पावर r1। x2 के लिए भी, x2 के लिए भी, है ना, तीनों को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो x2 के लिए 2 का पावर p2, 3 का पावर q2, 5 का पावर r2, इतने स्वैप करके। x3 के लिए भी 2 का पावर p3, q का पावर 3 का पावर q3, 5 का पावर r3। अब x1 x2 x3 है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर p1 प्लस p2 प्लस p3, q1 प्लस q2 प्लस q3 इक्वल टू 3, मतलब 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर r1 प्लस r2 प्लस r3, p1 p2 p3 का सम 2, q1 q2 q3 का वैल्यू 1, r1 r2 r3 की वैल्यू 1। What I did later on,
in how many ways, what will be the total number of non-negative integral solution for equation number 1, 2 and 3? The number of non-negative integral solution of equation number 1 कितना आ जाएगा? 2 plus 3 minus 1 c 3 minus 1 n plus r minus 1 c r minus 1. सेकेंड के लिए n plus r minus 1 c r minus 1 जो कि 3 आ रहा है. थर्ड के लिए भी 3 और ये 6. तो टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो 4c2 into 3 into 3, टोटल 54 सॉल्यूशंस आ जाएगा. क्लियर है तो बताइए. क्लियर है? कोई डाउट्स है तो भी बताइए कि डाउट्स. जैसे फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला नहीं भी बताता तो भी हो जाता क्वेश्चन, ऐसा नहीं था, है ना. बट आपको स्पेसिफाई करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं बता देता हूँ. डिवीजन ऑफ m plus n objects, division of m plus n distinct objects, division of m plus n, division of m plus n distinct objects into two groups of the side, into two groups of the size m and n, और m और n इक्वल नहीं. मतलब क्या? m plus n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों के बीच में. दो लोगों के बीच में एक को m मिलता है और एक को n मिलता है, ठीक है. तो कितने तरीका से किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ताकि इन दो ग्रुपों को कितने तरीका से दो ग्रुप में दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है. तो एक ऐसा है कि अगर यहाँ पे ये m plus n ऑब्जेक्ट्स है और एक को मिलता है m और एक को मिलता है n, ठीक है. कितने तरीका से, नंबर ऑफ वेज इन विच दिस टू ग्रुप्स कैन बी गिवन टू टू पर्सन्स. तो ये किसके इक्वल होता है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज in which two groups can be given to two persons. Number of ways in which two groups can be given to two persons. किसके इक्वल होता है? तो m plus n factorial by m factorial into n factorial. दो लोग हैं तो into 2 factorial. सेम केस अगर रहा, मान लो अगर m plus n plus p है, ये भी मैं लिखवा देता हूं. डिवीजन ऑफ m plus n plus p अगर ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, division of m plus p distinct objects into groups of three groups of the size m, n and p. तो वैसे ही रहेगा पैटर्न. m plus n plus p, एक को m दिया जाता है, दूसरे को n और तीसरे को p. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा सर? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी m plus n plus p factorial by m factorial n factorial into p factorial into 3 factorial. ठीक है.
इसको लिख लिया जाए, कोई भी डाउट्स है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। Find the number of ways to give 16 different things to three persons A, B, C so that B gets one more than A, C gets two more than B। तो आइए मान लेते हैं ना, मान लो कि A को X मिल रहा है। विश्वजीत, क्या बात है। तो आप लोग का मैसेज अमोल, ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, उनका नाम आप लोग भेज रहे हो या? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। यस चलो, गुड गुड गुड। तो क्वेश्चन में है कि जो बी है उसको ए से एक ज्यादा मिलता है, सी जो है बी से दो ज्यादा मिलता है। तो मान लो कि ए को एक्स मिल रहा है, तो बी को कितना मिलना चाहिए? एक्स प्लस वन मिलना चाहिए। सी को कितना मिलना चाहिए? टू मोर देन बी, तो एक्स प्लस वन प्लस टू मिलना चाहिए। कि क्या क्वेश्चन है, देखो अब तीनों को मिलकर 16 है, तो x प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 16। तो 3x 4 मतलब 12 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये a जो व्यक्ति है a, उसको कितना मिलेगा? 4। b जो मिलेगा 5 और c जो मिलेगा 7। अब क्वेश्चन तो वही बन गया, 16 डिफरेंट थिंग्स है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक को मिलता है 4, एक को मिलता है 5, एक को मिलता है 7। बट सिर्फ नंबर ऑफ वेज पूछा जा रहा है, आपस में उसको अरेंजमेंट के बारे में नहीं बातचीत किया जा रहा है। नहीं तो फिर हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे सिंपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, required number of ways will be 16 factorial upon 4 factorial into 4 5 factorial into 7 factorial। ये हो गया आपका आंसर। समझा क्या ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आया क्या आप लोग को? इसको लिख लीजिए, किसी को कोई मन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कांचन समझा क्या? शुभम, रानी, आप लोग अपना अपना स्टूडेंट्स अपना नाम ही रखें, लिख के रखें यहाँ पे, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए आपको। So question है, find the number of ways in which 8 non-identical apples can be distributed among 3 boys such that every boy should get at least one apple at most 4 apples। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एप्पल रिसीव्ड बाय बॉयज, 3 बॉयज है, क्या क्या मिलनी चाहिए एप्पल उसको? एक को 1 मिलेगा, 3 4, ये पॉसिबिलिटी है क्या? एटलीस्ट 1 एप्पल, मैक्सिमम 4 एप्पल्स। पहले एक तो एक तरीका ही हो गया, या तो 1 3 4, या तो दूसरे को 2 3 3, तीसरे को या तो 2 2 4। यही तरीका होगा क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है? इज देयर एनी मोर पॉसिबिलिटी टू गेट 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल जिसमें एक को कम से कम 1 मिले, मैक्सिमम 4 मिले? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। अब देखिए 8 फैक्टोरियल है, तो देखो इसके लिए क्या तरीका होगा, एक एक को लेते हैं 1 3 4, तो 8 है तो 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 3 फैक्टोरियल होगा, क्यों? क्योंकि आपस में 1 3 4 को भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, प्लस फिर इसके लिए 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, आपस में फिर ये भी 3 फैक्टोरियल होगा, प्लस फिर 8 फैक्टोरियल बाय
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर आपस में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दो, जो बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा एक्चुअली। 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से 6 इसको कैलकुलेट करने पे आता है 770, या आ जाएगा 4620। तो फाइनल जो नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना आ जाएगा 4620 विल बी द सॉल्यूशन। हाउ डिड आई सॉल्व इट? एक को एक एप्पल मिलना चाहिए मैक्स कम से कम और मैक्सिमम 4, तो यही 3 प्रोसीजर है और कोई तो प्रोसीजर होगा नहीं। तो इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया 4620। बताइए समझ में आया क्या? क्लियर है तो बताइए क्लियर, कुछ डाउट्स है तो बताइए डाउट्स। यस क्लियर है तो बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुरुकुल बॉयज समझा क्या? समझ में आया क्या? गुरुकुल बॉयज बताइए। ओके सो इस तरीके से हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। और फिर भी कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेंटली प्रिपेयर रहिएगा बाइनोमियल थ्योरम।